जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जानता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। हाँ, डॉक्टर हो या पुलिस या फिर गली मोहल्ले के दुकानदार, सबको पता है, पर फिर भी कोई एक शब्द नहीं बोलता। बिल्कुल। सब एकदम खामोश। हाँ, कोई अपनी आंख उठाकर उस सच को देखना ही नहीं चाहता। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस मामले की तह में जा रहे हैं, वो दस्तावेज और रिपोर्ट देखकर न मुझे किसी थ्रिलर फिल्म का एहसास हो रहा था। हाँ, मुझे भी पढ़ते वक्त कुछ ऐसा ही लगा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई कहानी नहीं है। ये श्यामगढ़ नाम के एक असली शहर की हकीकत है, जहाँ की खामोशी कोई शांति नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े सिंडिकेट का सबसे बड़ा हथियार थी। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ एक शहर का नहीं है। अगर हम इसे केस स्टडी की तरह देखें ना, तो समझ आता है कि कैसे एक पूरा सिस्टम भीतर ही भीतर सड़ जाता है और बाहर वालों को सब कुछ एकदम मतलब एकदम नॉर्मल लगता है। और इस पूरे सिस्टम को चुनौती कौन देता है? कोई पुलिस वाला नहीं, कोई बड़ा पत्रकार नहीं। बल्कि एक 35 साल का आम आदमी। समर। हाँ, समर, जो बीच बाजार में एक छोटा सा फोटो स्टूडियो चलाता है। मतलब दिन भर शादियों और स्कूल के फंक्शन की फोटो खींचना और रात में अपनी दुकान के डार्क रूम में तस्वीरें साफ करना। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। आपको अजीब क्यों लगी? मतलब सोचिए ना, जिस शहर में बड़े बड़े अफसर चुप हैं, वहां ये साधारण सा फोटोग्राफर क्या कर लेगा? यही तो इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प कड़ी है। समाज में अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं या जो विवादों से दूर रहते हैं, वे कमजोर होते हैं। हम्म, सही कहा। लेकिन समर की ये जो सीधी-सादी और अदृश्य रहने की छवि थी ना, वही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अच्छा। हाँ, मतलब जब कोई आप पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो आप हर चीज पर ध्यान दे सकते हैं। ओ, मैं समझ रही हूँ। एक तरह से उसने अपनी उस साधारण पहचान को ही अपना कवर बना लिया। बिल्कुल। लोग उसकी दुकान पर आते थे, फोटो खिंचाते थे, आपस में फुसफुसाते थे और उसे सिर्फ एक कैमरे वाले की तरह इग्नोर कर देते थे। हाँ, किसी ने उसे खतरे की तरह देखा ही नहीं। लेकिन हम यहाँ शामगढ़ की उस खामोशी की बात कर रहे हैं। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें पता चलता है कि उस शहर में रेलवे स्टेशन था, सरकारी अस्पताल था, एक पुरानी घड़ी वाली मीनार थी। मतलब सब कुछ आम शहरों जैसा ही तो था। हाँ, दिखने में सब आम था। तो फिर ये खामोशी कैसी थी? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी शांत झील को देखना, जिसके शांत पानी के नीचे एक खतरनाक मगरमच्छ छिपा हो। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। इस खामोशी को समझने के लिए ना हमें शांति और सन्नाटे का फर्क समझना होगा। वो कैसे? देखिए, शांति वो होती है जहाँ कोई डर ना हो। लेकिन शामगढ़ की जो खामोशी थी, वो उस साउंड प्रूफ कमरे की तरह थी जहाँ अंदर चाहे जितना भी शोर हो, जितने भी लोग चीख रहे हों, बाहर वालों को लगता है कि सब कुछ एकदम शांत है। बाप रे। ये एक थोपी गई चुप्पी थी। लोग इसलिए चुप नहीं थे कि वे खुश थे। वे इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें पता था कि बोलने की कीमत उनकी जान हो सकती है। और ये कीमत समर के अपने परिवार ने चुकाई थी। बिल्कुल। चलिए कहानी में थोड़ा मतलब 3 साल पीछे चलते हैं। हम्म। यहीं से इस पूरी घटना का बीज बोया गया था। समर का एक छोटा भाई था, अर्जुन, हाँ। जो शहर के एक बड़े दवा गोदाम में काम करता था। हाँ, और एक रात अचानक उसकी मौत हो जाती है। रिपोर्ट कहती है कि पुलिस आती है, इसे एक साधारण एक्सीडेंट बताती है और फाइल हमेशा के लिए बंद। और मजे की बात देखिए, परिवार को तुरंत मुआवजा भी दे दिया जाता है। इतनी जल्दी? हाँ, एक तरह से मामले को कागजों में और पैसों के नीचे उसी दिन दफन कर दिया गया। लेकिन रुको एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। बताइए। अर्जुन की जो आखिरी फोन कॉल थी, वो तो किसी एक्सीडेंट की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन ने मौत से कुछ घंटे पहले समर को फोन किया था और उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। हाँ, उसने कहा था कि भैया अगर मुझे कुछ हो गया तो गोदाम के पीछे वाले कमरे में देखना। एग्जैक्टली। कोई इंसान जो किसी मशीन से टकराकर मरने वाला हो, वो पहले से ऐसा क्यों कहेगा? ये साफ तौर पर एक चेतावनी थी। और सबसे बड़ी बात, जब समर वहां पहुंचता है तो वो कमरा पूरी तरह साफ किया जा चुका था, दीवारें रंगी जा चुकी थीं, फर्श धो दिया गया था। तो फिर पुलिस और खुद परिवार ने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें संस्थागत भ्रष्टाचार यानी इंस्टीट्यूशनल करप्शन की गहराई में मिलता है। मतलब सिस्टम ने उन्हें डरा दिया था? डराया नहीं, इसे हम इंस्टीट्यूशनल गैसलाइटिंग कह सकते हैं। गैस लाइटिंग? वो कैसे? जरा सोचिए, एक परिवार ने अभी अभी अपना जवान बेटा खोया है। वे गहरे सदमे में हैं। ऐसे में जब पुलिस, जो कि न्याय और कानून का प्रतीक मानी जाती है, वो खुद घर आकर बार बार ये समझाएं कि देखिए ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आप लोग दुख में वहम कर रहे हैं, तो क्या होगा?
इंसान खुद की ही सच्चाई पर शक करने लगेगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की ये मशीनरी इतनी ताकतवर होती है कि वो सिर्फ सबूत नहीं मिटाती, वो आपके दिमाग में ये बैठा देती है कि अन्याय सहना ही आपकी नियति है। ओह, मतलब वो परिवार के दिमाग से खेल रहे थे। हाँ, जब पूरा का पूरा सिस्टम एक सुर में झूठ बोलता है ना, तो एक अकेला आम इंसान सोचता है कि शायद वही गलत है, शायद उसकी ही सोच में कोई कमी है। ये बहुत भयानक है और इसीलिए शायद शुरुआत में समर भी चुप हो गया था। हाँ, वो कुछ समय के लिए टूट गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब सिस्टम ने उसे अनसुना कर दिया, तो उसने बोलना बंद करके सिर्फ देखना शुरू कर दिया। मतलब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने अपनी आंखें और कान खोल लिए थे। इन साल तक उसने उस साउंड प्रूफ कमरे की दरारों को टटोला। और यहीं से इस पूरी कहानी में उन लोगों की एंट्री होती है जो असल में श्यामगढ़ को चला रहे थे। सही कहा। और दस्तावेजों में दो मुख्य नाम बार बार सामने आते हैं। हाँ, पहला नाम है रतनलाल अग्रवाल, जो शहर का सबसे बड़ा दानवीर है। मतलब चेहरे से एकदम संत आदमी, जो मंदिर बनवाता है, अस्पतालों को डोनेशन देता है। और दूसरा नाम है अजीत। हाँ, अजीत। जो बाहर से देखने में एक मामूली सा मुनीम लगता है, लेकिन रतनलाल के हर बड़े प्रोजेक्ट, हर ठेके और उस दवा गोदाम के पीछे उसी का दिमाग है। वो हर जगह मौजूद था। ये रतनलाल और अजीत का जो डायनामिक है ना, वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। वो कैसे? मतलब एक इंसान जो शहर का इतना सम्मानित व्यक्ति है, वो इस तरह के काले धंधे में कैसे शामिल हो सकता है? कोई उस पर शक क्यों नहीं करता? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो संगठित अपराध अक्सर इसी दोहरे ढांचे पर काम करता है। दोहरे ढांचे पर? हाँ, रतनलाल एक फ्रंट था, मतलब एक सम्मानित चेहरा। वो अपनी दान पुण्य की छवि का इस्तेमाल एक शील्ड की तरह करता था, ताकि जनता भ्रमित रहे। अच्छा। जब कोई आदमी शहर के सरकारी अस्पताल में नई मशीन दान कर रहा हो, तो पुलिस उस पर शक करने से पहले 100 बार सोचेगी, है ना? हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ अजीत था, जो असली ऑपरेटर या फिक्सर था। जो पर्दे के पीछे रहकर सारे गंदे काम करता था। बिल्कुल। रिश्वत पहुंचाना, गाड़ियां पास करवाना, नगर पालिका को मैनेज करना, और जो आवाज उठाए उसे हमेशा के लिए चुप करा देना। बाप रे। और इसी परफेक्ट सिंडिकेट के बीच सब फंसा हुआ था। उसके पास शक तो बहुत था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। सबूत मिलना इतना आसान भी नहीं था। हाँ, लेकिन फिर एक दिन जब बहुत भारी बारिश हो रही थी, समर के स्टूडियो में एक अनजान आदमी आता है। वो पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। वो पासपोर्ट फोटो खिंचवाने का बहाना करता है, दरवाजा बंद करता है और मेज पर एक लिफाफा छोड़ जाता है। वो लिफाफा इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। जब समर उसे खोलता है तो उसमें कुछ धुंधली तस्वीरें थीं। रात के समय ली गई तस्वीरें। हाँ, लेकिन उन धुंधली तस्वीरों में भी साफ दिख रहा था कि गोदाम के पीछे एक कार खड़ी है, रेनकोट पहने कुछ लोग बड़े बड़े डिब्बे उतार रहे हैं और अर्जुन जैसा दिखने वाला एक लड़का एक फाइल के साथ वहां से भाग रहा है। और उस अजनबी ने समर को पूरी सच्चाई भी बताई। हाँ, उसने बताया कि अर्जुन असल में नकली दवाओं और फर्जी बिलों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा था। उस गोदाम से जो दवाएं अस्पतालों में जारी थीं, वो या तो एक्सपायर्ड थीं या पूरी तरह नकली थीं। यहीं पर मुझे एक बात समझनी है। ये नकली दवाओं का लॉजिस्टिक्स कैसे काम करता है? मतलब इतना बड़ा रैकेट बिना किसी को पता चले कैसे चल सकता है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसकी एक पूरी सप्लाई चेन होती है। अच्छा। हाँ, असली दवाओं के रैपर और डिब्बे किसी गुप्त जगह पर छपते हैं। उनमें घटिया केमिकल या चॉक पाउडर भरे जाते हैं और फिर उन्हें असली बैच नंबर के साथ मार्केट में उतार दिया जाता है। हे भगवान! अर्जुन इसी हेराफेरी का हिसाब अपनी फाइल में रख रहा था और यही उसकी मौत का कारण बना। पता है, ये बिल्कुल समर के फोटो स्टूडियो के डार्क रूम की तरह है। कैसे? मतलब बाहर उजाले में, यानी रतनलाल की दुनिया में सब कुछ सफेद, साफ और शरीफ लगता है। लेकिन जब आप उस डार्क रूम के लाल अंधेरे में जाते हैं, तब जाकर केमिकल के असर से असली तस्वीर और उसका काला सच निखर कर सामने आता है। बहुत सही तुलना की आपने। उस अजनबी का आना समर के लिए उसी डार्क रूम के रसायन की तरह था जिसने सच को उभार दिया। और उस आदमी ने एक और अहम बात बताई थी। क्या? उस रात गोदाम में अजीत और रतनलाल दोनों की कार मौजूद थी। हाँ, तो अब समर के पास ये साफ हो चुका था कि क्या हो रहा था। लेकिन किसने किया और कैसे किया, इसका पक्का सबूत अभी भी बाकी था। अर्जुन की जो पुरानी डायरी थी, उसमें आखिरी पन्नों पर एक नाम बार बार लिखा था। नंदन। हाँ, नंदन। अर्जुन ने साफ लिखा था कि इस नंदन के पास ही सारे सबूतों की चाबी है। और क्या आपको पता है नंदन कौन था? रिपोर्ट के हिसाब से वो शहर के सरकारी अस्पताल में डेटा एंट्री ऑपरेटर था। बिल्कुल। अब
यहाँ मेरी उलझन फिर से शुरू होती है। बताइए क्या उलझन है? अगर सरकारी अस्पताल में नकली दवाएं आ रही थीं और उनसे मरीजों की तबीयत बिगड़ रही थी, तो किसी न किसी ने तो हंगामा किया होगा ना। कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर इतने बड़े स्तर पर चीजों को कैसे छिपा सकता है? डॉक्टर क्या कर रहे थे? तो इस पूरी चीज को समझने के लिए इसे हम भ्रष्टाचार का त्रिकोण या ट्रायंगल ऑफ करप्शन कह सकते हैं। ट्रायंगल ऑफ करप्शन? हाँ, इस नेटवर्क को चलने के लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत थी। पहला कोना था सप्लाई, जो अजीत और रतनलाल उस गोदाम से कर रहे थे। बिल्कुल। दूसरा कोना था कवर अप, यानी पुलिस का प्रोटेक्शन, ताकि कोई कानूनी अड़चन ना आए। ठीक है। और तीसरा, सबसे मजबूत और सबसे अदृश्य कोना था डेटा मैनिपुलेशन, जो नंदन जैसे लोगों से करवाया जा रहा था। थोड़ा इसे विस्तार से बताइए। डेटा मैनिपुलेशन मतलब कैसे? देखिए, जब छोटे सरकारी अस्पतालों का डिजिटाइजेशन होता है तो पूरा दारोमदार 1 या 2 डेटा एंट्री ऑपरेटरों पर आ जाता है। हाँ, ये तो है। जब मरीजों को रिएक्शन होने लगे या मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो ऊपर से भारी दबाव आया। नंदन का काम ये था कि वो कंप्यूटर पर मौत का कारण बदल दे। मतलब दवा का रिएक्शन छुपाने के लिए। हाँ, वो लिख देता था कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ है या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर दर्ज कर देता था, ना कि दवा का रिएक्शन। बाप रे। इतना ही नहीं, उसने एक्सपायर्ड दवाओं के स्टॉक रजिस्टर को कंप्यूटर में अपडेट करते समय तारीखें ही बदल दी। कागजों पर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और जो डॉक्टर ईमानदार थे, उनका क्या? जो डॉक्टर ईमानदारी से आवाज उठाना चाहते थे, उन्हें या तो रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया या जान से मारने की धमकी दी गई। मतलब सारा का सारा खेल सिर्फ फाइलों का था। बिल्कुल, जो कागज पे सच है वही दुनिया के लिए सच था। समर को जब ये पता चला तो वो अगले ही दिन अस्पताल पहुंचता है और नंदन को घेर लेता है। नंदन एक बहुत ही दुबला, डरपोक सा आदमी था। जब समर उसके सामने वो डायरी और तस्वीरें रखता है तो नंदन पूरी तरह टूट जाता है। उसे डर था कि वो फंस जाएगा। हाँ, वो रोते हुए कबूल करता है कि दबाव में आकर उसने सारी फाइलें बदली थीं। लेकिन नंदन जो अगला नाम लेता है ना, वो समर के पैरों तले जमीन खिसका देता है। इंस्पेक्टर महाजन? हाँ, नंदन बताता है कि इस पूरे कवर अप में पुलिस का एक बड़ा अफसर शामिल था और वो था इंस्पेक्टर महाजन। वही इंस्पेक्टर महाजन जिसने अर्जुन की मौत की जांच की थी। एग्जैक्टली। जिसने परिवार के साथ बैठकर उनके ही घर में चाय पी थी और उन्हें समझाया था कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है। तो अब आप सोचिए ना उस इंसान की मनस्थिति। जब न्याय की रक्षा करने वाला जो वर्दी पहनकर आपके सामने खड़ा है वही उन कातिलों के साथ बैठा हो, उनके पेरोल पर हो, तो एक आम आदमी कहाँ जाए? कहीं नहीं जा सकता। पुलिस स्टेशन जाना तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर था। तो अब इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब यही वो बिंदु था जहां कोई भी आम इंसान अपना आपा खो देता। हाँ, या तो गुस्से में आकर शोर मचा देता या मीडिया के सामने जाकर चिल्लाने लगता। लेकिन समर ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी उसी डार्क रूम वाली खामोशी को बरकरार रखा। मुझे इसकी ये व्यवस्थित रणनीति, उसका जो धैर्य था, वो बहुत कमाल का लगा। वो जानता था कि सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम की भाषा में ही बात करनी होगी। बिल्कुल। उसने भावनाओं में आकर कोई बेवकूफ़ी नहीं की। उसने चुपचाप सबूत जुटाने शुरू किए। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसने अपने स्टूडियो की इस हाई रेजोल्यूशन स्कैनर मशीन का इस्तेमाल किया, जो वो फोटो स्कैन करने के लिए यूज करता था। हाँ, उसने ट्रांसपोर्ट कार्यालय के पुराने रजिस्टर, गोदाम की रसीदों और अस्पताल के रिकॉर्ड्स को स्कैन करना शुरू किया, रातों को जाग जाग कर। और सिर्फ स्कैम नहीं किया उसने, मोहरों, तारीखों और यहाँ तक के प्रिंट की स्याही के फर्क को भी बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट किया। और उसने साबित किया कि जिस दिन रतनलाल अस्पताल में डोनेशन का बड़ा चेक दे रहा था, ठीक उसी दिन वहां एक्सपायर्ड दवाओं का एक बहुत बड़ा जत्था उतारा गया था। कमाल है, वो समझ गया था कि शहर की बिकी हुई व्यवस्था में सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है। आपको उस सच को इस तरह पेश करना होता है कि कोई इसे झुठला ही ना सके। सही कहा। उसने कागजों की एक ऐसी भूल-भुलैया तैयार की जिसमें अपराधियों का खुद का डेटा ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। और अब बारी थी इस पूरे सिंडिकेट को रंगे हाथों पकड़ने की। बिल्कुल, जाल बिछाने का वक्त आ गया था। सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद समर की जो अगली चाल थी वो किसी फिल्म से कम नहीं थी। वो सगाई वाली घटना? हाँ, रतनलाल की बेटी की शादी का मौका था। पूरा शहर वहां था, सारे बड़े नेता, वीआईपी, पुलिस वाले। समर बिना बुलाए सिर्फ एक फोटोग्राफर की आड़ में उस पार्टी में घुस जाता है, गले में कैमरा लटकाए हुए। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। बिल्कुल। उसका मकसद फोटो खींचना नहीं था, उसकी जेब में एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर था। उसका लक्ष्य एक कन्फेशन हासिल करना था,
यानी उनके खुद के मुंह से उनका जुर्म सुनना। हाँ, और वो कामयाब भी हुआ। संगीत और भीड़ के शोर के बीच वो एक बंद कमरे के बाहर से रतनलाल और इंस्पेक्टर महाजन की बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। क्या बात हो रही थी उनके बीच? रतनलाल महाजन से कह रहा था, अस्पताल के रिकॉर्ड जल्दी ठीक करवाओ, ऊपर से जांच आ सकती है। और महाजन कह रहा था, वो फोटो स्टूडियो वाला लड़का समर, वो आजकल कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहा है, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। बाप रे। ये रिकॉर्डिंग आखिरी कील थी उनके ताबूत में। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप इतने बड़े सिस्टम को छेड़ते हैं तो सिस्टम भी पलटवार करता है। हाँ, कुछ ही दिनों बाद समर को एक गुमनाम संदेश मिलता है। उसे शहर के बाहर एक पुरानी सुनसान मिल में बुलाया जाता है। ये एक टिपिकल ट्रैप था। वो रात का समय था, मतलब एकदम अंधेरा, सीलन की बदबू और लोहे की पुरानी मशीनों का ढांचा। वहां बीच में अजीत खड़ा था। अजीत, वही फिक्सर? हाँ, और अजीत का आत्मविश्वास उस वक्त देखने लायक था। वो समर को धमकाते हुए कहता है, तुम बहुत आगे आ गए हो, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले इस शहर को बदल दोगे? वो उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। उसने कहा, यहाँ सबकी कीमत है, तुम भी अपनी कीमत बताओ और ये लड़ाई यहीं छोड़ दो। अजीत को पूरा यकीन था कि एक मामूली सा फोटोग्राफर डरा हुआ है और वो मान जाएगा। लेकिन अजीत ये भूल गया था कि पिछले 3 सालों में समर ने सिर्फ कागज इकट्ठे नहीं किए थे। हाँ, उसने वो काम किया था जो शहर में कोई नहीं कर पाया था। उसने लोगों का डर खत्म कर दिया था। समर ने अजीत की आंखों में देखा और बस इतना कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी क्या हुआ? तभी उस पुरानी मिल के अंधेरे में से एक एक करके लोग बाहर आने लगे। अरे वाह। सबसे पहले नंदन बाहर आया, फिर अस्पताल का वो वरिष्ठ डॉक्टर जो महीनों से सब कुछ जानकर भी खामोश था। लेकिन आज उसके हाथ में असली बिना छेड़छाड़ वाला रजिस्टर था। और भी लोग थे? हाँ, फिर गोदाम के कुछ पुराने कर्मचारी बाहर आए जिन्होंने अर्जुन के साथ काम किया था। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? कि सत्य की असली ताकत क्या है? समर ने सिर्फ कागज नहीं जुटाए, उसने डरे हुए लोगों को, नंदन, डॉक्टर, मजदूर, उन सबको एकजुट किया। बिल्कुल। सच अकेला नहीं था, बस उसे सामने आने में थोड़ी देर लगी थी। ये दृश्य ये साबित करता है कि जब एक इंसान बिना डरे खड़ा होता है तो वो दूसरों को भी खड़े होने की हिम्मत देता है। सही बात है। अजीत ये सब देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया, और इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता या अपने गुंडों को फोन कर पाता, बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। लेकिन ये श्यामगढ़ की बिकी हुई लोकल पुलिस नहीं थी, है ना? नहीं, समर ने एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह चाल चली थी। कैसे? उसने बिना कोई मोहरा चले सामने वाले राजा को चेकमेट कर दिया था। उसने मिल में जाने से पहले ही अपने एक पत्रकार मित्र के जरिए राज्य स्तर की जांच टीम, मतलब स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम को सारे सबूत, सारे स्कैन किए हुए दस्तावेज और वो रिकॉर्डिंग भेज दी थी। राज्य स्तरीय जांच टीम का आना मतलब अब महाजन या रतनलाल का लोकल रसूख कोई काम नहीं आने वाला था। बिल्कुल नहीं। मामला उनके दायरे से, उनकी पहुंच से बाहर जा चुका था। उस रात श्यामगढ़ का वो पुराना सिंडिकेट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हाँ, अगले कुछ महीनों तक बहुत लंबी जांच चली। और उसका अंजाम क्या हुआ? रतनलाल, जो कल तक शहर का सबसे बड़ा दानवीर बना घूमता था, हथकड़ियों में जेल गया। अजीत और वो भ्रष्ट इंस्पेक्टर महाजन सब सलाखों के पीछे थे। अस्पताल में जो लोग सालों से अपने परिजनों की अचानक हुई मौत का जवाब मांग रहे थे, उन्हें आखिरकार इंसाफ मिला। और इसी जांच के दौरान अर्जुन की मौत का असली सच भी आधिकारिक रूप से सामने आ गया। हाँ, ये कोई दुर्घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जब अर्जुन ने नकली दवाओं का रिकॉर्ड इकट्ठा किया और उसे आला अफसरों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो अजीत के आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। उसे डराया गया होगा। हाँ, उसे धमकाया गया। उस रात गोदाम ने उसके साथ बहुत मारपीट हुई थी, और उसी हाथापाई और घबराहट में हुई भगदड़ के दौरान उसकी जान चली गई। और फिर अपराधियों ने खुद को और अपने करोड़ों के इस काले नेटवर्क को बचाने के लिए महाजन की मदद से इसे बस एक मशीन से हुआ एक्सीडेंट बता दिया। समर ने जब ये पूरा सच सुना होगा तो वो एक अजीब सी शांति से भर गया होगा। कैसी शांति? वो शांति जो सिर्फ बदले लेने से नहीं बल्कि असली न्याय मिलने से आती है। उसने अपने भाई को वापस तो नहीं पाया, लेकिन उसने उस कैंसर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो ना जाने उस शहर में और कितनी जाने लेता। सही कहा। इस पूरी घटना के कुछ समय बाद रेलवे स्टेशन के पास अर्जुन की याद में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। अस्पताल में भी अब एक नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू हो चुकी थी। पूरा शहर उस दिन स्टेशन पर इकट्ठा था। वे लोग समर का सम्मान करना चाहते थे। क्या समर वहां गया?
वो गया तो था, लेकिन वो मंच पर नहीं गया। वो हमेशा की तरह पीछे भीड़ में ही खड़ा रहा। लेकिन इस बार उसकी माँ उसके साथ थी। उन्होंने समर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तूने उसे वापस तो नहीं लाया, पर उसका नाम जिंदा रख दिया। यही एक आम नागरिक की असली जीत है। वो रातों रात कोई मसीहा या हीरो नहीं बनना चाहता था। वो बस उस खामोशी को तोड़ना चाहता था जो उसके भाई की मौत पर हंस रही थी। और इसके बाद समर वापस अपने उसी फोटो स्टूडियो में लौट गया। फिर से फोटोग्राफी शुरू कर दी। हाँ, उसने फिर से शादियों और फंक्शंस की तस्वीर खींचना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसकी दुकान के बाहर एक नई लाइन लिखी थी। क्या लिखा था? वहां लिखा था, तस्वीरें सिर्फ चेहरे नहीं, सच भी संभालती हैं। अरे वाह! तस्वीरें सिर्फ चेहरे नहीं, सच भी संभालती हैं। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। शामगढ़ वही था, रास्ते वही थे, लेकिन अब वहां की खामोशी बदल चुकी थी। अब वो डर की खामोशी नहीं थी। हाँ, अब वो सुकून की शांति थी। चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। इस पूरी घटना ने ये साबित किया कि चुप रहना या खामोश रहना कभी-कभी अपराधियों की सबसे बड़ी मदद बन जाता है। बहुत गहरी बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे अपने आसपास, हमारे समाज में या हमारे दफ्तरों में हम किन छोटी-छोटी गलतियों या अन्यायों को देखकर चुप रह जाते हैं। ये सोचकर कि हमारा क्या नुकसान है। हाँ, क्या हमारी वो खामोशी भी जाने अनजाने में किसी बड़े अपराध को पनपने का मौका तो नहीं दे रही है? सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब आप कुछ गलत होता देखें, तो खुद से पूछिएगा, क्या आप भी किसी नए शामगढ़ की नींव तो नहीं रख रहे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।